नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। हम बात करने वाले हैं उन सवालों पर जो अक्सर लोगों के दिलों में रहता है, पर पूछने की हिम्मत तो कोई नहीं करता। क्या ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है? क्या नेपोटिज्म सच में आज भी एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो एक आम इंसान जस्टिस कैसे एक्सपेक्ट करे? इन सब मुश्किल और सेंसिटिव सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे एडवोकेट जो 20 सालों से लीगल प्रोफेशन में एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। स्वागत करते हैं सर आपका एमडी नेटवर्क इंडिया पे। सचिन जी, पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि अभी तक आपने किस किस फील्ड में प्रैक्टिस करी है। जी देखिए, I got enrolled in the year 2005 with the Bar Council of Delhi. Thereafter, I learned criminal law under the guidance of श्री के मनन, सीनियर एडवोकेट। ये आपके गुरु हैं? ये मेरे गुरु हैं। क्रिमिनल लॉ मैंने सारा उन्हीं से सीखा है एंड ही हैज़ बीन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चेयरमैन ऑल्सो सो मैनी टाइम्स। और मैंने उसके बाद स्विच ओवर करके सिविल लॉ, सिविल कॉरपोरेट आर्बिट्रेशन, ये सब लॉज मैंने नरेंद्र मोहन शर्मा जी एडवोकेट हैं, उनकी गाइडेंस में सारा मैंने सीखा। सो आई आफ्टर एनरोलमेंट इन 2005 आई learned various fields of law, criminal, civil, arbitration, properties, trademarks under the guidance of these two advocates. And thereafter, I somewhere in 2009 or 10, I started my independent practice, and after getting experience, more than a decade is there when I established my own law firm, and I am practicing in various fields of law. If you talk about my practice areas, then we practice in civil laws, property laws, commercial arbitration, trademarks, and various other laws. See, at the Supreme Court level, we can't restrict ourselves to a particular field. So we have to deal with all the cases. We are dealing with matrimonial laws also. And मतलब सर जहाँ जहाँ करप्शन और उसकी बात आए वहाँ वहाँ आप मिल ही जाते हैं। yes, we have to. सर एक फर्स्ट लॉयर जनरेशन होने के रूप में आपने 20 साल गुजार दिए, बट उस 20 साल से पहले जो फर्स्ट ईयर होगा आपका, आपने उसमें क्या क्या डिफिकल्टी फेस करी है? देखिए, जब भी कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर लॉ की डिग्री लेता है तो उसके सामने बड़े चैलेंजेस होते हैं। सर बहुत होते हैं, क्योंकि लॉ फील्ड एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें इमीडिएटली आफ्टर एनरोलमेंट यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी। जो हमने अपने सीनियर से सुना था, जो हम एजुकेशन में कॉलेज टाइम पे सुनते थे कि भाई आपको कम से कम 50-60 जोड़ी जूते आपको घिसने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी अलमीरा में 2-3 अच्छे जो पेयर ऑफ शूज यू कैन कीप। वही बात सच हमें दिखती है आज कि इनिशियल 3-4 इयर्स बड़ा स्ट्रगलिंग है। आपको 24/7 यू कैन टेक इट एज ए पार्ट टाइम जॉब। अगर आपको लॉ में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो आपको इसको फुल टाइम 24/7 365 डेज आपको डिवोट करने होंगे। ये तो है। आप इसको केवल एक पार्ट टाइम प्रोफेशन मानकर इसमें एंटर करेंगे, देन इट इज नॉट फॉर यू। और उसके लिए ये जरूरी है कि आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट हो, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट हो, जिससे कि आप सरवाइव कर सकें। क्योंकि उस टाइम पर 2005 में जब मैंने अपना लॉ क्लियर किया और एनरोलमेंट कराया, उस टाइम से आज के टाइम में बड़ा चेंज आ चुका है। उस टाइम पर हमें कोई स्टाइफंड नहीं मिलता था किसी सीनियर से। हम लोग अपनी पॉकेट से ही अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी पे करते थे, तो खाने के लाले पड़े रहते थे। घर वालों से मांगते थे, वो कहते थे भाई एनरोल हो गया, वकील बन गया, अब पैसे अब खुद कमाओ खुद खाओ। तो वो सब स्ट्रगल था। प्लस एक ये स्ट्रगल होता है कि कब हम अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट लॉयर कह पाएंगे। तो इन सब चीजों में बड़ा स्ट्रगल है। आपको अप टू डेट अपने आप को रखना पड़ता है। सीनियर की भी डांट खानी पड़ती है, घर में भी डांट खानी पड़ती है। तो ये इट्स ए वेरी स्ट्रगलिंग फील्ड।
स्टार्टिंग में तो बहुत डांट खानी पड़ती है। बिल्कुल। आप और मैं ऐसे ही नहीं पहुंचे हाँ। सर यहाँ पे। सालों से लीगल एडवोकेट हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई आपने बड़े केसेस भी हैंडल किए होंगे। तो 20 साल पहले और अब 20 साल बाद 2005 से लेके 2026 स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपने कोर्ट में क्या-क्या चेंजेस देखे हैं? मैडम सी नो डाउट कोर्ट में तो बड़े चेंजेस आए हैं। जैसे कि? जैसे कि 2005 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, उस टाइम पर दिल्ली की जहां तक मैं बात करूं, तो दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिविल केसेस जितने भी थे, उन सब के लिए केवल एक ही कोर्ट थी, 30,000 कोर्ट। अच्छा। क्रिमिनल केसेस जितने भी होते थे, उन सब के लिए एक ही कोर्ट थी, पटियाला हाउस कोर्ट। और आज की अगर बात करें तो दिल्ली में इसका इनिशिएटिव मैं सारा गवर्नमेंट को दूंगा कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट्स बना रखे हैं। आज आप देखेंगे द्वारका में द्वारका में अलग कोर्ट है, रोहिणी में अलग कोर्ट है, करकरडुमा है, साकेत है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, 30,000 कोर्ट है। तो हालांकि मुझे याद है जब मैंने प्रोफेशन में एंटर किया 2005 में, उस समय ही द्वारका और रोहिणी कोर्ट बाइफरगेट होकर नई बनी थी। तो लॉयर्स का 6 महीने और 1 साल तो प्रोटेस्ट कॉन्टिन्यूस चला था कि ये कोर्ट बाइफरगेटिंग नहीं होनी चाहिए, हमारी इनकम पर बड़ा असर पड़ेगा। बट इफ यू सी टुडे, वो सब बेनिफिट के लिए था, लॉयर्स के लिए भी और एक आम नागरिक के लिए भी। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो इफेक्ट मैं देखता हूं वो तो ये कि उस समय आपको जितने धक्के थे, इतने धक्के अब जुडिशरी में नहीं है, मतलब लीगल फील्ड में, केसेस में, लिटिजेंट के लिए। आज आप जनकपुरी रह रहे हैं, आपका केस द्वारका में है, आप 15 मिनट में जाएंगे, केस लड़के आ जाएंगे। बट पहले क्या था, आप यहां से जा रहे हैं, 30,000 कोर्ट सिविल केस है, तो 2 घंटे आपको आने जाने के चाहिए, प्लस वहां पे नंबर ऑफ केसेस जो एक कोर्ट में थे वो बड़े ज्यादा हो जाते थे इस वजह से। दूसरी जो चीज सबसे बड़ी मैं कहना चाहूंगा, वो हमारे कोरोना की देन है कि उस टाइम पर सब कुछ कोर्ट्स में फिजिकल होता था। आपको कोई केस फाइल करना है, आपको कोई इंस्पेक्शन करनी है, आपको कोई ऑर्डर लेना है, आपको कोई भी चीज करनी है, आपको फिजिकली कोर्ट में कागज पर काम होता था। आज की तारीख में इनफैक्ट कोरोना के बाद से कोर्ट डिजिटलाइज्ड हो गई है। अब आपको फाइलिंग, आप घर बैठे कोर्ट में फाइलिंग भी कर सकते हैं, आप हियरिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका टाइम, एफर्ट, एक्सपेंसेस, ये सब कुछ बड़े सेव होते हैं। तो नो डाउट जुडिशरी में, लीगल फील्ड में, कोर्ट्स में फिजिकली बड़ा चेंज आया है। और जितनी हार्ड प्रैक्टिस उस समय पर थी, उतनी हार्ड प्रैक्टिस अभी नहीं है। अब तो खैर हम एआई के जमाने में हैं, जहां पर जूनियर्स क्या करते हैं कि वो फैक्ट्स डालते हैं, कोशिश करते हैं एआई पे ड्राफ्ट करके उन्हें दे दे। कोई केस आपको रिसर्च करना है, आप उस पर फैक्ट्स डालते हैं, एआई आपको जजमेंट दे देता है। बट आई विल नेवर सजेस्ट दैट द यंगस्टर शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द एआई। मेहनत ही नहीं करना चाहते। हाँ, मेहनत नहीं करना चाहते। बट एआई के पास अभी डेटा नहीं है। आपको अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको खुद अपनी मेहनत ही करनी होगी। आप सुप्रीम कोर्ट की जज रोज सुन रहे हैं, रोज सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रही है कि हमें लोग साइटेशन दे जाते हैं, वो साइटेशन ही नहीं है। हमें लोग एडवोकेट्स केस का नाम बता के चले जा रहे हैं, इस नाम का कोई केस ही नहीं है। तो इसलिए आपको अप टू डेट रहना है, बट उतना जितना जरूरी है। हो चुके हैं, पर जो अभी यंगस्टर लॉयर हैं उनके लिए क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि आजकल लॉयर तो हर कोई बन जा रहा है, पर काम उतना नहीं है। हर कोई अपना बाहर ही शॉर्ट आउट कर लेता है, पैसे ले दे के कर लेता है। तो जो यंग लॉयर हैं उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है? मैडम सी, प्रॉब्लम्स तो यंग लॉयर्स को जो पहले हमने फेस करी है, और हमसे पहले जो हमारे सीनियर्स थे वो जब यंग थे उन्होंने फेस करी है। प्रॉब्लम्स जो भी लॉयर है उनको यही फेस करना पड़ेगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जब हम एलएलबी की डिग्री लेते हैं, बुक्स कहती हैं कुछ, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जो चाहिए वो आपको कोर्ट में प्रैक्टिस से ही मिलेंगी। और जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम गेन करने जाते हैं तो आपको ये डिफरेंस है कि आपको अब स्टाइफंड मिल जाता है, थोड़ा खर्चा आपका डेली रूटीन का मिल जाता है।
बट इट डज नॉट मीन कि आपका जॉब या आपकी प्रैक्टिस ड्यूरिंग इनिशियल डेज इतनी सिंपल हो गई है कि आप एक एमबीए की तरह ऑफिस में एसी की हवा लेकर और शाम को घर जा सकते हैं और माँ बाप को कह सकते हैं कि मैंने पैसे कमाया। सर अभी तो आपने एक केस बहुत सुना होगा कि एनसीईआरटी क्लास 8 के में जो जुडिशक्रेसी पे एससी का रिएक्शन आ रहा है, उसके वो बहुत चर्चा में, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो एक शेर आता है जिसको मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। In judiciary is not only real but it is rampant, and the evidence is the alarming rise in the number of complaints which are being received against the judges. Supreme Court may have extracted a groveling apology from the NCERT, but the point is, what about the past? वही सर, मेरा भी कुछ नहीं, पास्ट में क्या? History is otherwise, and there are so many instances about corruptions. 2012 का कैश फॉर बेल केस, एंड रिसेंटली हम सबने देखा है impeachment of sitting high court judge initiated by Supreme Court, and the ground was corruption and corruption only. So how can you turn your eyes and how can you become blind to the ground realities? The question now comes, what about the chapter which has been introduced in the NCERT book of 8th standard? Is the content inappropriate for the school kids? Let's see what the chapter says. Chapter was introduced in the book of social science. When the judiciary was introduced as fourth pillar of our democracy, it's in one of the headings, it says the challenges faced by the judiciary. So what are the challenges faced by the judiciary? The challenges faced by the judiciary are backlog of cases, wherein the justice delayed is justice denied. Number of vacancies, the courts are becoming vacant, the judges are not there, which is also the reason for backlogging of cases. And then corruption in the judiciary. The chapter, if you see, it says the actual facts, the actual number of vacancies which are there regarding the various posts in the judiciary, the actual number of cases which are pending in various courts, district courts, high court, Supreme Court, and then it says the actual number of complaints which has been received against the judges from for a particular period of 2018 से 2022, I don't remember the exact days. I don't think there is any ill will or dishonest intention behind introducing such a chapter. Young children are often capable of finding a solution to a problem in a more flexible manner. Young children often process the informations and they learn faster than an adult. Many a time, children give solution to a problem in a much better way than an adult. Students are part of countless dinner discussions which are there on social issues. So unless they know the problem, how can they give the solutions to combat that problem? What is the harm in telling the actual facts to the students that this is the problem? Ultimately, after a decade, we will see that many of them are there in the bureaucracy, judiciary, and they have been given the responsibility to frame some law to control the corruption. So if they are not taught today, if they are not educated, that this is actually the problem
which our judiciary is facing, then I think there is a serious problem. They should be taught and they should be, in fact, asked to give solutions. I think this is my personal view, should also be taken care of. There should be a process to reduce nepotism in court, which also leads to corruption. नेपोटिज्म के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत सीधा और बहुत सिंपल सवाल है, हर कोई इससे परेशान है। See, like any other institution or industry, in judiciary also and in law field also, nepotism exists and it plays a vital role. Had there been no nepotism in the legal field, there was no need for the law commission to recommend that judges should not be appointed to the high courts where their relatives are practicing. In fact, there are large number of judges who are practicing in various high courts where their kith and kin are practicing. A lawyer, madam, may become successful. A lawyer may achieve heights due to his hard work, intelligence, his efforts, but he is not unaffected by the nepotism. Some way or the other, he is affected by the nepotism. I have personally seen there are number of relatives of the judges and senior advocates who are having very wide number of cases during their initial days of practice, who were appointed as advocates for the big corporations, PSUs during their initial days of practice, and who have been regularly appointed as local commissioners by the court, and they have been given exorbitant fees. Whereas a first generation lawyer, it takes decades to him to reach up to that position. See, it refers to a situation where personal relations leads to a favorable order, favoring your relatives, your known persons. What happens is, when there is discretion, in law you will find there is discretion at every stage of a case. Bail matter hai, stay matter hai, final hearings, and whenever there is discretion, this nepotism works. सर, आपने नेपोटिज्म के बारे में तो बता दिया, अब कॉमन लीगल मिथ जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सी, कॉमन लीगल मिथ एक नहीं है, बड़ी सारी हैं, हाँ, बट तो है सर। आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू. लाइक एक मिथ है दैट माई कंपनी विल सेव मी फ्रॉम एवरीथिंग. लाइक इन कंपनी कॉर्पोरेट केसेस, अगर आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट आपने कराई हुई है प्राइवेट लिमिटेड, तो कानून में उसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कहा हुआ है, और ये कहते हैं कि डायरेक्टर्स आर नॉट विकारियसली लायबल एंड दे आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. बट द रियलिटी इज courts at times lift the corporate wheel and directors are personally liable for the acts of the company. This is number one. Number two, the common myth is a small share in the will protect it from being challenged, whereas the reality is giving from being challenged. In fact, if you give a small gift in the will, it is always, in every likelihood, it will be challenged. तो मैडम, ये तो हुई लीगल मिथ की बात. अभी मैं एक आपको मिथ बताता हूं जो कि लॉयर्स के लिए सभी एक मिथ चलती है. आप भी हैरान होंगे कि लॉयर्स अननेसेसरली इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस और चार्ज क्यों करते हैं. बताइए सर, क्यों करते हैं? सी, reality is, according to me, lawyer charge nothing. तो फिर चार्ज जाता कहाँ है? उसका कारण बताता हूं कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है, हाँ, वो किसी ना किसी कारण से परेशान है. ही इज नॉट हैविंग मेंटल पीस. एक लॉयर आप क्या समझते हैं कितने घंटे दिन में काम करता है? वी वर्क 24/7.
रात को भी जब हम सोते हैं तो हमारे सपनों में फाइलें घूमती हैं। तो एक क्लाइंट जब हमको फीस देता है, देन ही बाय पीस फॉर हिमसेल्फ, दैट आई कैन स्लीप, आई कैन स्टे काम। और आप मुझे बताइए, आज पीस खरीदने की क्या कोई कीमत है? दिस इज नहीं। प्राइसलेस। आपने तो सिर्फ दुखती नस पे हाथ रख दिए लॉयर्स की। नो नो, हाँ मैं सर। आपको वो बता रहा हूं कि लॉयर्स जो चार्ज करते हैं वो एक क्लाइंट जो पीस खरीदने के लिए अपनी पेमेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग। सो देयरफॉर ये मिथ है कि लॉयर अननेसेसरली चार्ज करते हैं, जबकि वो जो चार्ज करते हैं इट हैज नो वैल्यू। सर आपने जो बात कही ठीक है, वो तो फीस खरीदने के लिए आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, बट ये तो वही हाई प्रोफाइल केस या हाई प्रोफाइल लोगों की बात। बट जो मिडिल क्लास लोग हैं, आप जाइए, कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि शायद उनके चाचा ताऊ ने उनकी जमीन हड़प ली होती है, एक दो ये केसेस होते हैं, तो उसके लिए भी वो रेगुलर एक तो कोर्ट में जाते हैं हियरिंग के लिए। ऊपर से वकीलों की जो फीस होती है वो पर डे बढ़ती जाती है उनकी। अभी आज 10,000 लिए, कल 15,000 लिए। मतलब कुछ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं सर कि बातों को घुमाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ना समझते नहीं है बातें। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो तो समझ जाते हैं आपकी बातें, उनको तो फिर समझाना इतना मुश्किल बात नहीं होती। बट जो मिडिल क्लास होते हैं सर बहुत मासूम होते हैं, उनको अपनी बातों में उलझाना ना लॉयर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैडम सी, तालाब में सारी मछली एक सी नहीं होती। सर तालाब में मछली एक जैसी नहीं आपको होती, पर जब होती मछली तो है ना। पकड़नी है तो आपको पकड़नी है कि तालाब में कौन सी मछली आपके साथ अच्छा चलेगी और अच्छा काम करेगी। ये कैसे तो पता करें? इसको पता करने के लिए तो देखिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, और ये एक बड़ा रिस्क है कि आप किन हाथों में फंस रहे हैं। क्योंकि नो डाउट मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सारे लॉयर ही कैपेबल हैं या सारे लॉयर ही बेकार हैं। सी, अपनी तरफ से कोई भी एडवोकेट मैं नहीं मानता कि वो एफर्ट नहीं करता। लॉयर सुबह उठता, मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूं डेली। 4 बजे से आप कहेंगे क्या करता है? मैं 4 बजे उठता हूं, 2 घंटे हमें अप टू डेट रहना होता है, उन सबको अप टू डेट करते हैं। उसके बाद फिटनेस लॉयर के लिए बड़ी जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि हमें इधर उधर जाना है, क्लाइंट से मीटिंग करनी है, माइंड फ्रेश करना है, एक्सरसाइज, जिम, वॉक, ये सब करना जरूरी है। उसके बाद कोर्ट में भी जाना है, हमें शाम को क्लाइंट से भी मीटिंग करनी है। उसके बाद घर पे भी वाइफ के, बीवी बच्चों के साथ, इन सब के साथ टाइम डिवोट करना है। तो सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ और रात को सोने का कोई टाइम नहीं है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो आपको क्या लगता है कि लॉयर की लाइफ इतनी इजी है? ये जितनी दिखती है मैडम उतनी इजी है नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, एक्चुअली लेन देन नहीं होता। आप किसी बिजनेस में जाएंगे, बिजनेसमैन को दिखता है मैंने 5 रुपए में सपोज लैपटॉप लिया, मैंने अपना 10% 20% प्रॉफिट लेकर उसको 6 रुपए 5.5 रुपए में बेच दिया। लॉयर का आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहां कोई लेन देन नहीं है, बट उसके जो एफर्ट है, उसकी दिन भर का जो थकान, मेंटल एक्सरसाइज है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसीलिए लॉयर का जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, देयर कैपेबिलिटीज, वो उसके अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। इतना सब कुछ बताया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी, आने वाली फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पास्ट में क्या हो सकता है, ये सब आपने शेयर किया। यंगेस्ट लॉयर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी, नो डाउट लॉ फील्ड इज अ वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस, बट इट नीड्स टाइम। तो मेरी ये सुझाव है अपने सभी यंगस्टर्स एडवोकेट्स ब्रदर्स को, जो भी रिसेंटली एनरोल हो रहे हैं, सिस्टर्स भी हैं और जो होने वाले हैं, that you should never run for money during your initial years. You should respect the process. Professional growth is time consuming. आप, it is like a tree. If you want fruits, you need to wait. So don't run behind the money. Stay calm, stay updated. और जो सबसे बड़ा मैं मैसेज देना चाहता हूं यूथ्स को, कि आपको जो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वो आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं करनी। यू हैव टू स्टेप द लैडर, फर्स्ट स्टेप। आपको अपनी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छा लॉयर एक
ज्वाइन करना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपको सिविल में, क्रिमिनल में, आर्बिट्रेशन में, मैट्रिमोनियल में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने चाहिए और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको अब इन फ्यूचर क्या करना है। तो सर आज की बातचीत से तो बहुत सारी क्लैरिटी मिली है, बट हाँ, सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, उनको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग की लाइफ बेटर हो। आप लोग भी अगर एक यंगस्टर या स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं है, तो सचिन सर हैं, सचिन सर से आप एडवाइस ले सकते हैं। और अगर आप भी किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो सचिन जी हैं जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे आपको सहायता करेंगे। किसी भी फील्ड की आपको जानकारी चाहिए, आप सचिन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।